नमो बुद्धाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को आज कौन सा पर्व है? आज हमारा देश भारत उन अंग्रेजों की चंगुल से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज कहीं हम रूढ़िवादिता, जातिवादिता, पाखंडवादिता से आज भी गुलाम बने हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आज़ादी हमें इनसे मिलना चाहिए, पूंजीपतियों से मिलना चाहिए। जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और भी गरीब होता जा रहा है। तो हमें एक इक्वल होना चाहिए ना, सभी को समानता का अधिकार सभी के पास होना चाहिए। तो चलिए, खैर वो तो राजनीतिक परिवेश की बातें हैं। हम आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जिस काम से हम सब लगे रहते हैं हम लोग को बस उसी पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो हो रहा है उसको होने दीजिए, वो सब राजनेताओं का काम है। राजनेताओं अगर चाहे तो हमारा देश स्वर्ग बन सकता है, क्योंकि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? क्योंकि वहां पर एकता में अनेकता का संदेश जाता था, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। लेकिन आज अपनी ही जात में परेशान है। पारिवारिक समस्या का जो विघटन हो ही तो जला चाह रहा है, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे। आज देखिए, सब अपने ही लड़ते चले जा रहे हैं। तो सारी समस्या तो ये समाज में ये कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इन समस्याओं से तो हमें लोग को बचना होगा ना। सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा, फिर हम अगल बगल वाले को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करें। चलिए, कौन कौन लाइव क्लास में आ गए हैं? और आज की क्लास आपके एकांकीकार, कथाकार, नाटककार, सबसे ज्यादा उन्होंने नाम कमाया है एकांकी में, क्योंकि यथार्थवादी एकांकी के जनक भी कहे जाते हैं। तो आज की क्लास जो होगी उपेंद्र नाथ अश्क से संबंधित है। और इनकी एक एक रचनाओं को भी देखेंगे। एक एक कहानी संग्रह में जितनी भी कहानियां संकलित हैं उनको भी देखेंगे। कम से कम इनको इन्होंने 150 कहानियां लिखी हैं। और इनके एकांकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न इनके एकांकी के जो अंदर की विषय वस्तु है वहां से प्रश्न बन जाते हैं, उनके पात्रों से प्रश्न बन जाते हैं, उनके कथनों से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में हम एक एक बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। और जो भी हम विधाओं में अध्ययन करेंगे, जो भी क्लासेस विधाओं की चलेगी, तो हम एकदम से विस्तृत व्याख्या करेंगे। और सभी, क्योंकि अब देखिए आपको एलटी ग्रेड भी देना है और जीआईसी भी देना है। तो कहीं भी आपका प्रश्न ऐसा ना हो कि ना आए। तो मेरे एक यही उद्देश्य रहता है कि सभी प्रश्न मेरे क्लासेस से ही फंसे, बस आपको नोट्स बनाना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात सभी को समझ में आ रही ना? चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग डाल लीजिए, उपेंद्र नाथ अश्क। अश्क इनका उपनाम था। और इनका एक क्या उपनाम था जो उर्दू में लिखते थे ना, दो इनके उपनाम थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जितने भी एकांकी है, जो नाटक है, जो कहानी है, एकदम से यथार्थ वर्णन किया है। क्योंकि जो उन्होंने समाज में देखा है, जो अपने उन्होंने परिवार में देखा है, जो घटनाएं उनके साथ स्वयं घटी हुई है, उन सब चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। चाहे उनके काव्य संग्रह में हो। काव्य संग्रह में उनकी, क्योंकि 3-3 शादियां हुई थी उनकी। पहली पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, उनको तो कभी भुला नहीं पाए। तो उनकी याद में उन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा था। बहुत सारे आलोचक उन काव्य संग्रह की जो कविताएं थी पढ़कर उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना उन्होंने मार्मिक यथार्थवादी कविता का उन्होंने अंकन किया है अपने काव्य संग्रह में। तो उपेंद्र नाथ अश्क, सबसे पहले हम इनके जानते हैं जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका जो कि पंजाब में हुआ था, जालंधर में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। कहाँ पर? जालंधर में। जालंधर कहाँ है भैया?
पंजाब में है, ये सभी जानते हैं। चलिए लिख लीजिए। अब ये मत पूछिएगा पंजाब कहाँ है। इनका निधन, देखिए ये ब्राह्मण परिवार से थे, याद रखिएगा ये ब्राह्मण परिवार से थे, और इनके पिता जो कि आजाद ख्यालों के थे, मनमौजी टाइप के थे, शराबी भी थे, जुआ भी खेलते थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ शक्ति अपनी माँ से उन्होंने सीखा था। और जो कुरीतियां हैं, उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को झेला था, क्योंकि 6 भाई थे। इनकी माँ, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर थे, जगह-जगह उनका तबादला होता रहता था, ट्रांसफर होता रहता था। तो पति को तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रांसफर से, अपना ट्रांसफर बोरिया बिस्तर उठाए और चल दिए। लेकिन उस माता से पूछिए जो उन 6 बच्चों को पाल रही है, 6 बच्चों को साथ अपने लेके जा रही है हर जगह। तो इनका पूरा बचपन घूमते-घूमते बीता। 7-8 साल ये घूमते रहे, ट्रांसफर होता रहा इनके पिताजी का, इधर-उधर करते रहे। इनके पिताजी एकदम से मनमौजी टाइप के आदमी थे, उनको किसी से मतलब ही नहीं था। कभी-कभी सारा वेतन जुआ में ही हार जाते थे। आने के पहले वेतन एडवांस वो हार जाते थे, उधार हो जाता था। इतना जुआ खेलते थे, इतना शराब पीते थे, और बहुत सारे अत्याचार भी करते थे अपने बच्चों के साथ वो। लेकिन फिर भी इनकी माँ एक ऐसी इच्छा शक्ति वाली नारी थी कि अपने बच्चों को ज़्यादा आँच नहीं आने दिया। अपने पिता का जो दुर्भावना था, जो दुर्व्यवहार था, वो एक छाता लेकर खड़ी हो गई थी अपने बच्चों पर। तो अब बच्चे भी यही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे माँ से ही सीखते हैं, माँ ही प्रथम पाठशाला होती है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जालंधर, पंजाब में। पढ़ाई-लिखाई इनकी जालंधर में ही बीती थी। इनका निधन इलाहाबाद में हुआ था, 1998 में। कहाँ? प्रयागराज कर देते हैं भाई, नाम चेंज हो गया ना। इनका निधन कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। और इनका आज भी इनके जो है नाती-पोते इनके प्रयागराज में हैं। और प्रयागराज में इन्होंने एक सरकार से, इनकी जो पत्नी थी, तीसरी पत्नी थी, कौशल्या अस्क जिसका नाम था, वो तीसरी पत्नी थी। उन्होंने इनका बहुत साथ दिया, क्योंकि जानते थे कि एक पत्नी तो गुजर गई थी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और दूसरी पत्नी साल भर भी नहीं टिक पाई, उससे संबंध विच्छेद कर लिए। और उनकी तीसरी पत्नी जो थी कौशल्या अस्क नाम से जानते हैं, वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली थी। जब ये बीमार हो गए थे, यक्ष्मा के से पीड़ित भी हो गए थे, बिस्तर में ही पड़े थे, क्योंकि एकदम मृत्युशैया पे ये पड़े थे। लेकिन इनकी पत्नी ने उनका सहयोग दिया। तो ये होती है कर्तव्यपरायण स्त्री, कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति का हर सुख और दुख में साथ दे, वही स्त्री कहलाती है। तो इनकी स्त्री जो कौशल्या थी, वो इनका हर चीज़ में साथ दिया, और उन्होंने सरकार से ऋण लेकर, क्योंकि बहुत कर्जे में डूब गए थे ये बम्बई भी गए थे। मज़दूर फ़िल्म में इन्होंने अभिनय भी किया था, उसके संवाद भी लिखे थे। 2-3 फ़िल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया था, क्योंकि 45 में चले गए यहाँ मुंबई, बुलावे के चक्कर में चले गए, लोभ के चक्कर में कि बड़ा पैसा है, और अभिनय का इनको चस्का भी दिलवा दिया गया था। तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको अभिनय भी करना है और पटकथा भी लिखनी है, संवाद भी लिखने हैं। तो उन्होंने संवाद भी लिखा और अभिनय भी किया। 2-3 फ़िल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया था। फिर उसके बाद ये वापस लौट के आए। फिर अपना इलाहाबाद में उन्होंने, इनकी जो पत्नी थी, क्योंकि पैसा खत्म हो गया था, ये अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए समझिए पेपर भी बेचते थे इलाहाबाद में, क्योंकि पैसा आर्थिक अभाव के कारण इनको, इनका उद्देश्य था कि प्रेस खोलना था। तो इन्होंने सरकार से ऋण भी लिया। अंत में नीलाभ प्रकाशन की स्थापना की, क्योंकि नीलाभ इनके पुत्र थे। अपने पुत्र के नाम से इन्होंने खुसरूबाग में एक नीलाभ प्रकाशन स्थापित किया, और अपनी सारी कहानी, सारे नाटक उसी से प्रकाशित करवा। तो ये इनकी छोटी-सी स्टोरी है। निधन इनका प्रयागराज में हुआ था। ठीक है? अब इनकी माता, सबसे पहले माता को देखते हैं। पार्वती देवी।
पार्वती देवी ये इनकी माता थी। यहीं पर कर लेते हैं भैया। पिता पिता इनके स्टेशन मास्टर थे, शराबी कबाबी सभी थे ये। पिता का नाम माधोराम, जो कि ये स्टेशन मास्टर थे। और ये 6 भाई थे। ठीक है। तो ये कितने भाई थे? इनकी माता ने 6 बच्चों को जन्म दिया था और जगह जगह इनका ट्रांसफर होता था, क्योंकि ये पिता का हाल जानते थे, क्योंकि पिता से किसी को मतलब ही नहीं था। पिता जो शराबी होगा, देखिए, तो अत्याचार तो करेगा ही, क्योंकि शराबी व्यक्ति का कभी भी बुद्धि विवेक काम ही नहीं करता है। ये शराब जो होता है ना, शराब की लत होती है या किसी भी नशे की लत होती है ना, ये अपना जीवन तो बर्बाद ही करती है, साथ में हमारे पीछे माँ, बाप, पत्नी, बच्चे का भी जीवन बर्बाद करती है। तो ऐसे लोग अगर आपके घर में हो, तो थोड़ा-सा टाइट होने की बहुत ही ज़रूरत है। एकदम से बाहर निकाल दीजिए घर से बाहर। क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से कितना भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा हर जगह, क्योंकि ज़्यादा ढील मत दीजिए। या आप आपके बच्चे शराब पीते हैं तो उनको भी थोड़ा-सा टाइट हो जाइए उनके ऊपर भी। पति पीते हैं तो उनके ऊपर भी टाइट हो जाइए, क्योंकि बहुत जो दुःख झेलना पड़ता है, जिसके घर में अगर नशे की आदत किसी भी एक व्यक्ति को लग गई, तो समझिए उसका पूरा जीवन बर्बाद ही है, स्वयं तो बर्बाद ही है, वो ज़्यादा जी भी नहीं पाता है, क्योंकि सारा शरीर बर्बाद हो जाता है शराब पीने से या किसी नशे की आदत लगने से। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो माता का नाम पार्वती देवी था। तो इन्होंने अपने दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति किससे सीखा? माता से सीखा। लेकिन अपने पिता से जो उन्होंने प्रेम का वर्णन किया था, अय्याशी का वर्णन अपने एकांकियों में किया, अपने नाटकों में किया है, कहानियों में किया है। कई शादियाँ खुद किए थे, 3 शादियाँ ये खुद किए थे, अश्क साहब, उसका भी उन्होंने अंकन किया है। तो उन्होंने जो भी अपने उपन्यास और कहानी और एकांकी में विषय वस्तु बनाया है, कहीं न कहीं उन्होंने समाज में वो सब चीज़ों को देखा था। क्योंकि एकदम से यथार्थवादी चित्रण किया है उनके एकांकियों में, और यथार्थवादी एकांकी के जनक भी वही माने जाते हैं। तो इनके पिता का नाम माधोराम था, जो कि स्टेशन मास्टर थे। माता पार्वती देवी थी। अब इनकी पत्नी, देखिए पत्नी इनकी पहली जो थी, पत्नी इनकी 3 थी। 3 इन्होंने शादियाँ की थी। तो एक पत्नी, पहली पत्नी का नाम था शीला देवी। शीला देवी से इन्होंने 1932 में शादी की थी। 1932 में शादी हुआ था और 3-4 साल बाद ये यक्ष्मा से पीड़ित हो गई, बहुत बीमार हो गई। बहुत सारी इन्होंने पूँजी भी खर्च कर दी, इनको बचाने के चक्कर में, क्योंकि उनसे बेतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर भी होनी को कौन टाल सकता है? इनका देहांत हो जाता है 1936 में, यानी 1932 में इनसे शादी होती है और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहली शादी ये इनसे करते हैं शीला देवी से। तो लिख लीजिएगा, या तो आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। इनकी 1932 में पहली शादी होती है और 36 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पहली शादी हो गई। ठीक है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये लॉ की पढ़ाई भी कर रहे थे, 1932 में जब ये बीए करते-करते उसी में ये अध्यापक के पद पर भी नियुक्त हो गए। लेकिन इनको अध्यापक का पद जमा नहीं और नौकरी छोड़ दी। अब इनका मन वकालत करना था। तो इन्होंने वकालत करने के उद्देश्य से लॉ की पढ़ाई भी शुरू कर दी। लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद उससे भी इनका मन जमा नहीं, क्योंकि वो बहुत टूट चुके थे अपनी पहली पत्नी की मृत्यु से, क्योंकि एक बच्चा भी था पहली पत्नी का। बहुत टूट चुके थे, तो इन्होंने लॉ को भी आगे नहीं बढ़ाया और वकालत अपना स्टार्ट नहीं किए। अब दूसरी पत्नी से 1941 में शादी होती है, इनके भाई का प्रेशर था। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, चोरी-छुपे हम शादी करेंगे। तो भाई तो प्रेशर दे रहे थे। प्रेशर के चलते उन्होंने ज़्यादा शोर-शराबे के साथ नहीं, ऐसे ही शादी कर लिया 1941 में। लेकिन ज़्यादा जमी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी पत्नियाँ होती हैं जिनके साथ जमना स्वाभाविक भी नहीं है, तो ज़्यादा जमी नहीं, तो वो संबंध विच्छेद कर लिए। तो इनकी दूसरी पत्नी का नाम था माया देवी।
दूसरी पत्नी का नाम था माया देवी, 1941 में शादी करते हैं। फिर ज़्यादा जमी नहीं तो फिर 1941 में इनकी तीसरी पत्नी जो इनके साथ कंधे से कंधा उठाकर आगे बढ़ी और ये भी आगे बढ़े फिर। क्योंकि पतियों के आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा हाथ कहीं होता है तो पत्नी का होता है। अगर आप सही पत्नी आपको मिल जाए, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर आपके साथ पत्नी गलत मिल जाए, तो भी आपका घर एकदम से लंका बन जाएगा। आप युद्ध ही करते रहोगे, फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते आप किसी कीमत में। अगर पत्नी का साथ सही मिल जाए, तो आप बहुत आगे जाओगे भाई। तो सभी पत्नी से प्यार करें क्योंकि आगे बढ़ने में पत्नी का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। तो पत्नी को एक ऐसा स्थान आप लोग दें, पत्नी को ये मत सोचें वो गृहिणी है, वो झाड़ू पोछा चौका करने के लिए आई है। ना, पत्नी बहुत आगे बढ़ रही है, अगर वो किसी कोई पत्नी पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाइए, किसी और फील्ड में आगे जाना चाहती हैं तो उसको आगे बढ़ाइए, ऐसा नहीं कि घूंघट करवा के घर में बैठाइए। पत्नी को भी आप लोग आगे बढ़ाइए ना, बहुत सारे पति बहुत सारे अत्याचार करते हैं ना, कि अरे घर के अंदर रहो, बाहर नहीं जाओगे, तो ना सबको बाहर निकालिए। तो पहली शीला देवी थी, इनकी मृत्यु हो जाती है 32 में। फिर माया देवी से ये 41 में शादी करते हैं, फिर 2-3 महीने में इनका संबंध विच्छेद हो जाता है, ज़्यादा जमी नहीं। फिर तीसरी शादी होती कौशल्या से, कौशल्या अश्क, अश्क जोड़ दीजिए, टाइटल जुड़ गया था। तो इन्हीं का पुत्र जो थे नीलाभ, और इन्हीं अपने पुत्र के नाम से इन्होंने, कौशल्या ने, जब ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे तो सरकार से ऋण लिया, क्योंकि इसके बाद 45 में चले जाते हैं वहाँ, बम्बई भी चले जाते हैं ना ये। फिर बम्बई से 1-2 पिक्चर में अभिनय करते हैं, मजदूर में अभिनय करते हैं। फिर वहाँ से थक हार कर 46 में वो चले आते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रकाशन खोलते हैं इलाहाबाद में, नीलाभ प्रकाशन के नाम से, और अपने सारे एकांकी, सारे नाटक, सारे उपन्यासों को अपने संस्था से ही वो प्रकाशित करते हैं। और इन्होंने एक गुरु घंटाल पत्रिका थी, उसमें प्रति सप्ताह इनको जो है ₹1 मिला करते थे, एक कहानी के लिए। तो वहाँ से भी इनका जीविकोपार्जन चलने लगा था। यानी गुरु घंटाल पत्रिका में हर सप्ताह वो एक कहानी लिख कर देते थे, और उनको इस कहानी के बदले ₹1 मिलता था। और शुरुआत में ये क्योंकि पंजाब में पैदा हुए थे, तो महादेव वर्मा में इनके बारे में कहा है कि पंजाबी इनकी मातृभाषा थी, उर्दू इनकी धात्र भाषा थी, और जो हिंदी थी ये इनकी धर्म भाषा थी। ये महादेवी वर्मा ने इनके बारे में कहा है। क्योंकि सबसे पहला उन्होंने लेखन किससे स्टार्ट किया था? उर्दू से ही तो स्टार्ट किया था। क्योंकि जब प्रेमचंद के साहब के सर में, क्योंकि दूसरी कहानी संग्रह औरत की फितरत 1932 में या 33 प्रकाशित होती ना, 33 में शायद प्रकाशित, औरत की फितरत जो प्रकाशित होती है दूसरी कहानी संग्रह, उसकी भूमिका प्रेमचंद साहब ने ही लिखा था। और जब ये प्रेमचंद साहब के संपर्क में आए, जो हमारे उपन्यास सम्राट है, उनके संपर्क में आया तो उन्होंने सलाह दिया कि उर्दू छोड़िए भैया, क्योंकि वो भी उर्दू में पहले लिखते थे ना। तो उन्होंने उर्दू छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा भैया हिंदी में लिखो। तो प्रेमचंद के कहने के अनुसार फिर उन्होंने हिंदी में लिखना स्टार्ट किया, और फिर आपके सामने है वो। ठीक है, तो कौशल्या अश्क इनकी तीसरी पत्नी थी, इन्हीं के पुत्र का नाम था नीलाभ। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया ना? फिर लिखते हैं संपादन। एक संपादन भी किया था ना, कौन से पत्र का? भूचाल पत्र का। तो लिख लीजिए, भूचाल पत्र का संपादन किया था। और लिखिए इनके उपनाम। तो उपनाम देखिए, याद करिएगा, इनके दो हैं। एक तो आप जानते हैं सभी, पहला उपनाम अश्क, तो ये पहला उपनाम है। और दूसरा उपनाम जो पहले, क्योंकि शुरुआत में उर्दू से ही लिखते थे, ये 11 साल की उम्र में ही ये पंजाबी में लिखना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी काव्य भाषा उर्दू ही बनाया, उर्दू में ही लिखना स्टार्ट ही किए थे। वो तो प्रेमचंद साहब के संपर्क में आया तब हिंदी से लिखने लगे। तो उर्दू में जो लिखते थे वो आंसू नाम से लिखते थे। याद रखिएगा, इनका उपनाम दूसरा आंसू है।
और इन्होंने एक संस्था खोली थी जिसका नाम था नीलाभ प्रकाशन, तो यही लिख लेते हैं। नीलाभ प्रकाशन खुशरोबाग। तो ये तो थोड़ा-सा इनके परिवार के बारे में चर्चाएँ हो गई, बातें हो गई। अब हम बात करेंगे इनके कौन-कौन से इनको पुरस्कार मिले। सभी लोग लेट जुड़ रहे हैं आज, क्या बात है भाई? सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं क्या? पुरस्कार इनको 2 ही प्राप्त हुए हैं, सन 1965 में और दूसरा 1972 में, 2 ही पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो 1965 में इनको संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 1972 में इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और 1972 में इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। और एक महादेवी वर्मा का चाहे कथन लिखना हो, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो सकता है पूछ ही ना ले, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि पंजाबी इनकी मातृभाषा है, क्योंकि पंजाब में ही पैदा हुए थे, वहीं पर पढ़े बले, तो पंजाबी इनकी मातृभाषा है। उर्दू इनकी धातृभाषा है, यानी उर्दू इन्होंने धारण किया था और उर्दू में ही लिखना स्टार्ट किए। उर्दू इनकी धातृभाषा है और हिंदी इनकी धर्म भाषा है। और हिंदी हिंदी इनकी धर्म भाषा है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। ये किसने कहा था? महादेव वर्मा ने कहा था। महादेवी वर्मा ने कहा था ये बात। और कौन सी पत्रिका के लिए इनको ₹1 मिलते थे प्रति सप्ताह? गुरु घंटा, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी ज़हन में होना चाहिए। सभी लोग बहुत लेट जुड़ रहे हैं भैया। इतना लेट जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे आपकी आज़ादी तभी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तभी आप उन परिवार वालों से भी आज़ाद हो जाएँगे, उन समाज वालों से भी आज़ाद हो जाएँगे, जो कहते हैं भैया आपके घर के बच्चे कुछ कर नहीं रहे। तो उनको तो चुप कराना ही है ना। और चुप हम कैसे करा सकते हैं? बस पढ़ के ही, सिलेक्शन लेके ही हम उनको चुप करा सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है। उनसे कभी बोलना नहीं, उनसे कभी उलझना नहीं है। आपको सिलेक्शन दे के सभी आलोचकों का मुँह बंद करना है। जो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में आपके बारे में बोलते हैं ना, उनको बंद कराना है बस ऐसे ही सिलेक्शन लेकर। तो ये महादेव वर्मा, इन्होंने एक पत्र के लिए कहानी लिखा था ना गुरु घंटा, उसको भी नोट कर लेते हैं पॉइंट करके।
गुरु घंटाल पत्र के लिए प्रति सप्ताह एक कहानी पर 1 रुपया मिलता था। एक कहानी लिखने पर 1 रुपया मिलता था। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अश्क यानी उपेंद्रनाथ अश्क अश्क जी पहले उर्दू लेखक थे और उससे भी पहले पंजाबी में लिखते थे। यानी 11 साल की उम्र में ही उन्होंने पंजाबी में लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो अश्क पहले क्या थे? उर्दू लेखक थे। फिर इसके बाद जब प्रेमचंद जी के संपर्क में आए 1932 में, 1932 में, तब वो हिंदी में लिखना आरंभ कर दिए। क्योंकि औरत की फितरत जो कहानी संग्रह है, उनका दूसरा कहानी संग्रह, उसकी भूमिका प्रेमचंद साहब ने लिखी थी और फिर भी उन्होंने उसको श्रेय दिया, थोड़ा सा फोर्स किया कि भैया उर्दू छोड़ के आप हिंदी में लिखना स्टार्ट करो। आपके जो कलम में है बहुत दर्द है, बहुत गहराई है। क्योंकि उनका जो पहला काव्य संग्रह था ना, प्रातः प्रदीप, उसकी कविताएं ही दुखान थे पूरी। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रथम पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको भुला नहीं पाए और उन्होंने सारा दुख उस कविता में भर दिया था। और उस कविता को जितने भी आलोचक ने पढ़ा, बिना रोए हुए वो आगे पढ़ नहीं पाया। बहुत ही मार्मिक कविता उन्होंने लिखा था काव्य संग्रह को, जो पहली थी प्रातः प्रदीप। तो अश्क जी पहले उर्दू में लिखते थे। फिर 1932 से, देखिए बोल भी रहा हूं, आप समझ भी जाया करिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आप एक बार वीडियो जरूर सुने कम से कम। फिर उसके बाद, इसलिए मैं पीडीएफ किसी को नहीं दूंगा। जब क्लास चलेगी तो पीडीएफ किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ से सब बच्चे नोट्स तो कर डालोगे, लेकिन वो कुछ बातें ऐसी होती जो समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि अगर आप एक बार सुनोगे ना, तो आपको उनकी सारी स्टोरी रट जाएगी। तो हमें वही काम करना है कि हमें भूले ना फिर। तो एक बार वीडियो को सुने, फिर इसके बाद यहीं से नोट्स करें। लिखना भी स्टार्ट कर दे अभी से, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। वहां पे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी लिखने हैं। तो प्री में तो सभी क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन जो लिखेगा वही जीतेगा। सिलेक्शन भी उसी का होगा, सरताज भी उसी के ऊपर रहेगा। तो 1932 में प्रेमचंद के कहने पर, प्रेमचंद के कहने पर अब देखिए, मैं 60 में लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है। तो दो चीजें आप समझ लीजिएगा यहां से। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुरस्कार इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया, या संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत कब किया गया। और दूसरी बात, ये कथन इंपॉर्टेंट है कि ये बात किसने कही थी और किसके ऊपर कही थी, महादेव वर्मा जी ने। अब इनके जितने भी इन्होंने विधाओं में कलम चलाई है, चाहे वो रेखा चित्र हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे रिपोर्टाज हो, चाहे आलोचनात्मक पुस्तक हो, चाहे वो डायरी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनका एकांकी और कहानी। क्योंकि ये कहानीकार थे, कथाकार भी थे, तो सभी रटेंगे। क्योंकि पिछली बार एक प्रश्न आया था ना, इनके उपन्यासों से पूछा था कि किसमें चेतन नायक नहीं है। ये प्रश्न पिछली बार भी आया था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक प्रश्न अगर बहुत ही कठिन आ गया और जिसका भी वही एक प्रश्न सही हो गया, तो वही समझिए सिलेक्शन दिलाता है फिर। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सर इतना कठिन तो नहीं पूछेगा। अरे कठिन से कठिन एक ही दो प्रश्न पूछेंगे। सभी तो सरल ही पूछते हैं और सभी सरल कर ले जाते हैं, लेकिन कठिन प्रश्न जिसके सही हो गए, 2 4 10 कठिन ही होते हैं, तो वहीं से सिलेक्शन आपका होता है और वहीं से भी रुकता भी है। तो एक प्रश्न आया था ना पिछली बार, तो चेतन इनके 4 उपन्यासों में नायक है और चारों को मैं ट्रिक के माध्यम से रटवा दूंगा। तो इनके एकांकी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इनके कहानी संग्रह बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, उसके विषय के साथ भी पढ़ेंगे, और इनका नाटक पात्र सहित पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं में। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक किसी को डाउट हो बताया? अब नोट करते हैं रचनाएं। तो रचनाएं से सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मकथा से।
तो हेडिंग डाल लीजिए आत्मकथा। आत्मकथा कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है चेहरे अनेक। ये 1977 का है ना? और पांचवा खंड, तो पहला ये हो गया और दूसरा डाल लीजिएगा पांचवा खंड। तो ये इनकी आत्मकथा हो गई भैया। फिर रेखा चित्र। रेखा चित्र का नाम है रेखाएं और चित्र। ये 1955 का है। तो रेखा चित्र हो गया ना? अब संस्मरण लिखिए। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पूछता है? मंटो मेरा दुश्मन, इसकी विधा कभी कभी पूछता है, तो इसको रट लीजिएगा, मंटो मेरा दुश्मन। ये है क्या? संस्मरण है ना? 1955 के 1956 का ये हो गया। और एक और है फिल्मी जीवन की झलकियां। और 1996 हो गया, 1956। फिल्मी जीवन की झलकियां 1957। तो ये संस्मरण हो गए, दो इनके संस्मरण हो गए। अब लिखिए डायरी। डायरी कौन सा है इनका? ज्यादा अपनी कम पराई। सत्तावन, ये 59 का है। 1959। 1970, 1955, 56, 57, 59, ठीक है, 1959 ईस्वी। फिर रिपोर्टाज। रिपोर्टाज भी इंपॉर्टेंट है इनके। पहाड़ों में प्रेममय संगीत। संगीत एक ये हो गया, और एक लिख लीजिएगा कलम घसीट। कलम घसीट। तो दो। तो सभी के इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा, चेहरे अनेक और पांचवा खंड। रेखा चित्र, रेखाएं और चित्र 1955 का है। संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन कई बार पूछ चुका है, इसकी विधा भी कई बार पूछ चुका है। फिर फिल्मी जीवन की झलकियां भी, क्योंकि फिल्मी जीवन में इन्होंने दो में काम किया था ना। एक मजदूर में, लिख दूं क्या? चलिए यही नोट्स बना लेते हैं। एक इन्होंने मजदूर के संवाद भी लिखे थे और इसमें काम भी किया था। और दूसरा इनका 8 दिन, इन दोनों में के संवाद भी लिखे थे और काम भी किया था इनने। यानी इन दोनों में अभिनय भी किया था और इन्होंने काम भी किया था।
तो इन्होंने समर्पण लिखा फिल्मी जीवन की झलकियां भी। यहाँ नोट कर लीजिए यहां तक। लिख लिया भैया, फिर लिखिए भेंट वार्ता। भेंट वार्ता इसकी भी विधा में जाएगा, ठीक है, विधा पूछेगा। कहानी के इर्द गिर्द, भेंट वार्ता को हम क्या करते हैं इंग्लिश में? साक्षात्कार कहते हैं ना। कहानी के इर्द गिर्द 1977। अब लिखते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ। तो आलोचनात्मक ग्रंथ कई हैं इनके। पहला है इनका अधीन जमीन। दूसरा है हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। परिचय। तीसरा है अन्वेषण की शाह यात्राएं। देखिए ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये अन्वेषण की शाह यात्राएं लिखा है, तो कभी इसकी विधा पूछेगा तो यात्रावर्त मत कर दीजिएगा। अन्वेषण की शाह यात्राएं, एक दो तीन। चौथा है उर्दू काव्य की एक नई धारा, क्योंकि सबसे पहले उर्दू पे स्टार्ट किए थे ना। उर्दू काव्य की एक नई धारा। फिर लोक जीवन धारा, लोक जीवन की धारा। फिर नई कहानी एक पर्यवेक्षण। नई कहानी एक पर्यवेक्षण। आधुनिकता खरी और खोटी। आधुनिकता खरी और खोटी। तो ये इनके एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है, जो कि सातों इंपॉर्टेंट है। तो अधीन जमीन, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, अन्वेषण की शाह यात्राएं, उर्दू काव्य की एक नई धारा, लोक जीवन
की धारा लोक जीवन का आईना होगा। लोक जीवन का आईना। तो ये इनके हो गए आपके आलोचनात्मक ग्रंथ। तो सभी छोटी छोटी विधाओं को हमने देख ही लिया, तो एक बार देख लेते हैं इनके। तो आज हम उपेंद्र नाथ अस की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही शार्ट में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1910 जालंधर पंजाब में हुआ था। निधन इनका 1996 में प्रयागराज में हुआ था। इनकी माता जो कि पार्वती देवी थी और कर्तव्यपरायण स्त्री थी। पिता इनके माधोराम स्टेशन मास्टर थे, जो कि ये स्टेशन मास्टर थे, ये जुआरी भी थे, यानी जुआ भी खेलते थे, शराबी भी थे, यानी जितने सारे रचनाएं हैं इनमें ग्रसित थे ये। इनकी पत्नी, इनकी 3 शादियाँ हुई थी। पहली शादी शीला देवी से होता है 32 में, 1932 में। इनकी 36 में मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसके बाद, क्योंकि ये शीला देवी से बहुत प्यार करते थे, फिर इसके बाद 1941 में माया देवी से शादी होता है। 2-4 महीनों के बाद इनका मनमुटाव सही जमा नहीं, छोड़ दिए भैया। फिर कौशल्या से शादी होता है 1941 में ही, ये इनका साथ निभाएं। फिर ये शुरुआत में 1932 में, क्योंकि शुरुआत में ये उर्दू में लिखते थे, 11 साल से ही पंजाबी में लिखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। 1932 में ये ग्रेजुएशन करते करते इनको वहीं पर अध्यापक की नौकरी मिल गई, लेकिन जमा नहीं। 2 साल में उन्होंने छोड़ भी दिया, अध्यापक की नौकरी भी छोड़ दिया। फिर इसके बाद सोचे कि वकालत शुरू किया जाए, तो वकालत भी पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद ये थोड़ा सा टूट गए थे, तो वो भी उनको जमा नहीं, फिर वो भी छोड़ दिए थे। और आर्थिक तंगी से ये गुजर रहे थे, क्योंकि 6-6 भाई थे भैया। इनके पिताजी स्टेशन मास्टर ही तो थे, और उनका पैसा तो उन्हीं पे खर्च हो जाता था, क्योंकि जुआ खेलते थे, पैसा बचता ही नहीं था उनको। तो और एक्स्ट्रा चाहिए था, बहुत सारे पैसे उधार कर देते थे। 2-4 महीने सैलरी उनकी एडवांस ही उधार में चली जाती थी, यही जुआ के चक्कर में ही। तो बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इनकी माँ जो थी, जो कर्तव्यपरायण स्त्री थी, अपने बच्चों पर ज़्यादा आँच नहीं आने देती थी अपने पिता के दुष्कर्मों का, कि हमारा बेटा भी ऐसा ना चल हो पाए। तो इसीलिए उनको बहुत ही अच्छे-अच्छे ज्ञान की शिक्षा देती थी। बाकी पिताजी से ज़्यादा मतलब भी परिवार से रहता नहीं था। फिर इसके बाद ये आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने एक तेल भी बेचा था, चौराहे में पुकार-पुकार के इन्होंने तेल भी बेचा था इलाहाबाद में, जब ये संस्था खोलने की बात आई, क्योंकि पैसा इनके पास था नहीं। फिर तेल भी बेचा, अखबार भी बेचा, पंपुलेटिंग का कार्य भी किया, कहीं-कहीं लिखने का भी कार्य किया। मतलब जो भी काम किया इन्होंने ईमानदारी से किया, उस पैसे के लिए, क्योंकि आर्थिक अभाव से बहुत गुजर चुके थे। लेकिन इनकी जो स्त्री थी, जो कौशल्या जी थी, जो तीसरी पत्नी थी, उन्होंने फिर सहायता माँगी सरकार से। तो सहायता सरकार से मिला भी उनको, और उन्होंने एक प्रेस खोला जिसका नाम था नीलाभ प्रकाशन, जो कि उनके पुत्र का ही नाम था। अपने पुत्र के नाम से उन्होंने खोला था। और 1932 में ये जब प्रेमचंद जी के संपर्क में आए ने, तभी ये हिंदी में लिखना स्टार्ट किए, क्योंकि महादेव वर्मा इनके बारे में बोल ही चुकी है। फिर इसके बाद 1965 में इनको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से भी नवाजा गया भाई। फिर 1972 में इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। फिर देखिए, महादेव वर्मा कहती कि पंजाबी इनकी क्या है, मातृभाषा है। उर्दू इनकी धात्र भाषा है, यानी उर्दू इन्होंने धारण किया। और धर्म भाषा इनकी क्या है, हिंदी है। तो ये महादेव वर्मा ने कहा था। इन्होंने गुरु घंटाल पत्र के लिए, जो कि इनको प्रति सप्ताह 1 रुपया मिलता था, एक कहानी के बदले 1 रुपया इनको मिलता था। गुरु घंटाल पत्रिका में उन्होंने कहानी भी भिजवाई है अपनी। और उन्होंने, अस्क जी पहले उर्दू में लिखते थे, 1932 में ये प्रेमचंद जी के संपर्क में आए, तब ये हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर अब रचनाओं की बात करेंगे, तो सबसे पहले इनकी आत्मकथा चेहरे अनेक, जो कि 1970 में लिखा गया, और 5वां खंड, 2 इनकी आत्मकथा है, चेहरे अनेक और 5वां खंड। रेखा चित्र, रेखाएं और चित्र, पहला संग्रह है ना, एक ही है इनका, 1955 में लिखा गया ये संग्रह। फिर संस्मरण मंटू मेरा दुश्मन, तो कई बार पूछा जा चुका है, इसकी विधा भी पूछी जा चुकी है। तो मंटू मेरा दुश्मन और फिल्मी जीवन की झलकियां, क्योंकि फिल्मी जीवन के लिए ये बम्बई भी गए। 2-1 में इन्होंने मजदूर और 8 दिन में अभिनय भी किया और इसका संवाद भी लिखा। फिर डायरी, यानी ज्यादा अपनी कम पराई, डायरी है। फिर रिपोर्टाज, पहाड़ों में प्रेम में संगीत, और कलम घसीट, 2 इनके रिपोर्टाज हैं। पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलम घसीट, तो दोनों को रट लीजिएगा।
फिर हमने बात किया है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, कहानी के इर्द गिर्द 1977। फिर आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने 5-6 लिखे हैं। तो अधीन जमीन, हिंदी कहानी एक अदरंग परिचय, अन्वेषण की शहयात्राएं, उर्दू काव्य की एक नई धारा, और लोक जीवन का आईना, नई कहानी एक पर्यवेक्षण, आधुनिकता खरी और खोटी। तो ये बात हो गई इनकी भेंट वार्ता, यानी छोटी छोटी जो विधाओं में उन्होंने कलम चलाई, उसकी बात हो गई। अब बात करेंगे इनके काव्य संग्रह की। तो काव्य संग्रह इनके सभी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा तो इनका पहला काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है, जो प्रातः प्रदीप नाम से इन्होंने लिखा था। उसमें सारी जो कविताएं हैं अपनी पत्नी की याद में लिखा था। जो पहली पत्नी जो थी इनकी, जो यक्ष्मा से पीड़ित थी ना, काफी दिनों तक वो बिस्तर में रही, काफी पैसा भी उनमें खर्च हुआ, लेकिन उसको वो बचा नहीं पाए, और उनके प्रेम से वो हमेशा ग्रसित थे, उनको कभी भुला नहीं पाए। तो पहली जो उन काव्य संग्रह है वो उन्हीं की याद में उन्होंने लिखा था। तो अपनी पत्नी से वो बे इंतहा मोहब्बत करते थे। तो चलिए, अब होनी को कौन टाल सकता है भैया। तो ये बातें हो गई। अब बात करेंगे इनके काव्य संग्रह की। पहला लिखिए काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप। 1938। 1938 में ये संग्रह लिखा था। में लिख लीजिएगा दुखांत कविता, यानी पत्नी की याद में। याद में दुखांत कविता है, सभी इनके दुखांत कविता है। दुखांत कविताओं का संग्रह, कविता संग्रह कह लीजिए। तो प्रातः प्रदीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? प्रातः प्रदीप। तो इसमें कुछ इनके कहीं तो गीत भी लिख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला लिखिए प्रातः प्रदीप, यही कविता है। ये दूसरा है सोनी घड़ियों में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोनी घड़ियों में जिसने भी पढ़ा था वो रोने लगा था, सोनी घड़ियों में। और बहुत अच्छी इनका ये काव्य संग्रह, आप लोग पढ़िएगा। फिर तीसरा समझता हूँ। कि प्रतीक्षा, यानी मर जाने के बाद भी याद आती है ना, उस प्रतीक्षा में किया उन्होंने प्रतीक्षा। फिर नाविक से, कि मरुस्थल, कि प्रतीक्षा नाविक से तस्वीर, कि मेरे उर में, कि पतझड़, पतझड़, कि अंतिम मेहमान, आकांक्षा, और पतित। तो प्रातः प्रदीप में ये जो इंपॉर्टेंट कविता है ये संग्रहित है। तो पहला प्रातः प्रदीप ही है, और इनकी पत्नी की याद में जो जितने भी कविताएं इन्होंने लिखी है, सिर्फ अपने पत्नी को याद में ही करके लिखा है। तो प्रातः प्रदीप, सोनी घड़ियों में, समझता हूँ, प्रतीक्षा, नाविक से, मरुस्थल के किनारे, मरुस्थल के किनारे।
ठीक है। तस्वीर, मेरे उर में पतझड़, अंतिम मेहमान, आकांक्षा और पतित। तो ये प्रातः प्रदीप कविता संग्रह में इतनी कविताएं संकलित है और पहला ही काव्य संग्रह इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा जा रहा है, सिर्फ ये प्रवचन सुना जा रहा है, ये बता आप लोग सभी लोग लिख रहे हैं या सब सुना ही पड़ रहा है सभी को? लिख लीजिएगा, एक एक नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो एक क्लास और होगी इनकी ना। सबसे इंपॉर्टेंट का क्या है? एकांकी, उपन्यास और कहानी, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लास में अभी, एक क्लास में सिर्फ नाटक, एकांकी, क्योंकि एकांकी को हम विषय वस्तु के साथ देंगे, क्योंकि एकांकी के पात्र से भी पूछता है, उनका विषय से भी पूछता है, तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी याद होनी चाहिए ना। लिख रहे हैं भैया? तो लिख रहे हैं तो ठीक है, लिखते रहिए। चलिए मैं हट भी जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप लोग लिखते रहें। ठीक है, तो ये होगा इनकी काव्य संग्रह। तो पहला इनका नंबरिंग में कर लेते हैं। पहला काव्य संग्रह जो है प्रातः प्रदीप है। फिर उमिया, पेन चेंज कर दूं। उमिया, तो ये दूसरा है, ये 1941। ठीक है। ये बरगद की बेटी, ये इंपॉर्टेंट है इनका काव्य संग्रह। बरगद की बेटी, 1949। ये दीप जलेगा, बरगद की बेटी 1949। दीप जलेगा 1950 ईस्वी। फिर चांदनी रात और अजगर, चांदनी रात और अजगर 1952। देखिए अजगर को याद करिएगा, इनकी अंतिम कहानी कौन सी है? अजगर ही है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, अंतिम कहानी कौन सी इनकी? अजगर ही है। ये दूसरा है, दूसरा काव्य संग्रह। तीसरा काव्य संग्रह, चौथा काव्य संग्रह, पांचवा काव्य संग्रह, अब छठवां काव्य संग्रह। तो चांदनी रात और अजगर। फिर लिखिए रिज पर, 1956। या पहले लिख लीजिए एक दिन आकाश ने कहा, चौवन की रचना, तो 52 हो गई ना। 52 की रचना हो गई चांदनी रात और अजगर। फिर एक दिन आकाश ने कहा, 54। 1954। और फिर लिखिए रिज पर, सातवां। रिज पर भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 54, ये 56 की है। इस सड़कों पर ढले साए, सड़कों पर ढले साए। ठीक है, इसका संग मेरे को नहीं याद है। ये 8वां हो गया। ये 9, 10। अदृश्य नदी, अदृश्य नदी को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 1959 का। फिर खोया हुआ प्रभामंडल,
खोया हुआ प्रभा मंडल। तो ये 10 इनके काव्य संग्रह हैं। तो पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप, जो अपनी पत्नी की याद में इन्होंने सारी कविताएं लिखी थी। प्रातः प्रदीप, सोनी घड़ियों में समझता हूँ प्रतीक्षा नाविक से, मरुस्थल के किनारे तस्वीर मेरे उनमें, पतझड़ अंतिम मेहमान आकांक्षा और पतित। फिर अगला काव्य संग्रह उर्मिया 1941, बरगद की बेटी, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी देख लीजिएगा। बरगद की बेटी, दीप जलेगा चांदनी रात और अजगर, एक दिन आकाश ने कहा रिज पर, सड़कों पर ढले साए, अदृश्य नदी को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, खोया हुआ प्रभा मंडल। तो ये हो गए काव्य संग्रह। अब इनके बात करते हैं नाटकों की। क्योंकि नाटक देखिए, इनके अधिकतर नाटक तो सामाजिक नाटक ही हैं। सिर्फ एक नाटक है जो पहला ही नाटक है उनका, बस वही ऐतिहासिक है। एक नाटक सिर्फ इन्होंने ऐतिहासिक लिखे, बाकी सारा नाटक जो है उन्होंने सामाजिक समस्याओं का वर्णन है, कभी पारिवारिक विघटन का वर्णन है, कभी शराबी पतियों का अत्याचार का वर्णन है। तो ये सब सारी चीजें ले, कभी प्रेम की समस्या का वर्णन है। तो ये सब सारे उन्होंने नाटक और एकांकी में अपना विषय वस्तु बनाया। यानी जो उन्होंने समाज में देखा, अपने परिवार में देखा, उसी को अपने विषय वस्तु बनाया अपने लेखन में। क्योंकि काव्य संग्रह देख ही चुके, काव्य संग्रह के लेखन में अपनी पत्नी की याद में ही विषय वस्तु बना लिया, और फिर नाटक और एकांकी में उन्होंने वही बनाया। तो काव्य संग्रह हो गए ना, अब नाटक की बारी आई भैया। तो पहला नाटक लिखिए जय पराजय। ये इनका प्रथम नाटक है, 1937। तो ये ऐतिहासिक नाटक है इनका, और एकमात्र इनका ऐतिहासिक नाटक ही है। ऐतिहासिक नाटक एवं प्रथम नाटक भी कर लीजिएगा। और इसमें पात्र जो है, एक लक्ष्य सिंह रहता है ना, लक्ष्य सिंह रहता है, उसका पुत्र एक चंड रहता है, ये दूसरी शादी करता है। तो पहली वाली जो पत्नी रहती है उसको लक्ष्य सिंह मतलब इतना उसको लाल पार से प्यालता है ना चंड को। तो चंड जो कहता है कि हम भैया उससे शादी करेंगे, तो उसके साथ शादी कर दी जाती है। वो कहता है कि जो खाने के लिए कहता है, क्योंकि लक्ष्य सिंह अपने पिता का अनाचार भी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने बेटे को वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी जो बेटा कहता है तो उनके पिता भी कहता है कि आप मेरे लिए वहाँ से नहीं मंगवाओगे कोई वस्तु, लेकिन अपने बेटे के लिए मंगवाओगे। तो ये इनका ऐतिहासिक नाटक है। चंड इन्हीं का लड़का रहता है, लक्ष्य सिंह का लड़का रहता है चंड, ये चंड पुत्र रहता है। तो ये पहला इनका नाटक जय पराजय। अब दूसरा नाटक लिखिए स्वर्ग की झलक। उन्नीस सौ 40। तो ये इनका सामाजिक नाटक है। तो ये इनका क्या है, सामाजिक नाटक है। और ये नाटक जो है पारिवारिक समस्या पर आधारित है। ये नाटक इनका पारिवारिक समस्या पर आधारित है। क्योंकि इसमें एक पात्र रहता है ना, गिरधारी लाल और रघु। तो गिरधारी लाल चाहता है
इसकी जो पत्नी रहती है वो चाहती है कि इसके देवर का शादी इसकी बहन से हो जाए, लेकिन गिरधारी लाल वो नहीं चाहता है, इसकी पत्नी चाहती है, वो किसी दूसरे को प्रेम करता है। तो इसमें जो है नायक कौन है? तो यानी पारिवारिक समस्या पर आधारित है वो, गिरधारी लाल और रघु। तो 2 मूल हैं इसमें नायक, गिरधारी लाल और रघु, ये पात्र हो गए। तो दूसरा हो गया, तीसरा नाटक लिखिए इनका, छठा बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है ये। छठा बेटा 1940 का है ये। तो छठा बेटा जो है, एक शराबी पति के अत्याचार का वर्णन है, और इसमें पिता और पुत्र के संबंधों को भी दर्शाया गया है। यानी शराबी पिता और पुत्र के संबंधों का वर्णन। वर्णन है। तो इसमें जो, क्योंकि छठा बेटा क्यों नाम है? क्योंकि वो भी 6 भाई थे देखिए। अब यहाँ पर भी शराबी, यानी उनके पिता भी शराब पीते थे खूब। तो वही यथार्थ उन्होंने जो अपने जीवन की झलकियाँ देखी है, वही उन्होंने प्रस्तुत की है। तो छठा बेटा जो रहता है, क्योंकि पहले 5 बेटों को जो पिता रहता है, पढ़ा-लिखा कर कोई अधिकारी बन जाता है, कोई लेखपाल बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, यानी पढ़ा-लिखा कर उन्होंने अच्छे पद पर प्रतिष्ठित कराया। और जो उनका छठा बेटा रहता है, तो सभी लड़कों ने उनका साथ छोड़ देते हैं। देखिए, पिता पिता होता है, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शराब पीते हैं तो समझाना चाहिए, लेकिन पुत्र किस लिए पिता पैदा करता है? साथ छोड़ने के लिए? अरे सेवा करने के लिए होता है ना। तो इनका जो छठा बेटा रहता है ना, यही इनके सेवा करता है, और इनकी अपनी माता से वो सीखती है वो सब, वो जो छठा बेटा है, क्योंकि वो भी अपनी माँ से ही सीखे थे सब। तो वही इन्होंने छठे बेटे में यथार्थ वर्णन किया है। तो शराबी पिता और पुत्र के संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है। शराबी पिता का नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए, आएगा तो फिर देखेंगे। बसंत लाल। हाँ, पात्र लिख लीजिए, बसंत लाल। ये रहता है पिता। शराबी पिता और पुत्र के संबंधों का वर्णन है इसमें। फिर इनका चौथा नाटक, कैद, 1942 ईस्वी की है। देखिए, कैद इनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अप्पी रहती है ना, अप्पी, अप्पी के घुटन का वर्णन है। कैद जैसा कि नाम ही है, तो कैद नाटक में एक अप्पी रहती है, और उसकी शादी हो जाती है, और उसका जो पति रहता है ना, अप्पी की मौत हो जाती है। लेकिन अप्पी और दिप्पो, दिप्पो उसकी बहन रहती है, तो दिप्पो की मौत हो जाती है, तो दिप्पो को जो पति है, फिर वो अप्पी से प्यार करता, सॉरी, शादी करता है, और अप्पी किसी और से प्यार करती है। तो वही, अब मजबूरी, परिवार के मजबूरी के वश उसको शादी करनी पड़ती है, अपना प्यार छोड़ना पड़ता है। तो वही उसके घुटन का वर्णन है, क्योंकि जब उसका प्रेमी आता है उससे मिलने के लिए, तब वो खुश हो जाती है। तो यही मतलब इसमें अप्पी के घुटन का चित्रण किया गया है इस नाटक में। तो पात्र आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अप्पी के घुटन का चित्रण। ठीक है। और अप्पी जो है, आजाद ख्यालों की लड़की रहती है, चंचल स्वभाव की रहती है, लेकिन आजाद ख्यालों की रहती है,
और चंचल स्वभाव की रहती है। और इसकी जो बहन रहती है दिप्पो, तो दिप्पो इसके तो लिखिए अप्पी की बहन बहन दिप्पो की मौत के बाद बहन दिप्पो, तो दूसरा पात्र आपका दिप्पो। तो दिप्पो की मौत के बाद दिप्पो के पति से शादी कर दी जाती है। दिप्पो के पति से शादी कर दी जाती है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने पति तक लिख दिया है। फिर इसके बाद जो अप्पी का प्रेमी रहता है, यानी अप्पी किससे प्यार करती है? ये दिलीप से प्यार करती है। ये किससे प्यार करती है? दिलीप से प्यार। ठीक है, तो ये जब दिलीप से प्यार करती है, तो जब इसके, क्योंकि पहले वो इससे प्यार करती है, फिर इसकी शादी, जो उसकी दीपो बहन रहती है ना, उसका पति मर जाता है, तो परिवार वाले उसको, क्योंकि उसका बच्चा भी रहता है दो, तो दो बच्चे के कारण इसको मजबूरी में उसको साथ शादी करनी पड़ती है उसके पति से। लेकिन वो कभी पति से खुश नहीं, क्योंकि प्रेम तो वो दिलीप से करती है। जीवन के सपने सजोए थे दिलीप के साथ, फंस गई फलाने के साथ, तो फिर क्या होगा बेचारी का? तो उसी का घुटन का वर्णन है, फिर घुटती रहती है, कुड़ती रहती है, बीमार भी हो जाती है। फिर दिलीप उसको देख-रेख करता है, जाता है, इसके आना-जाना घर भी बन जाता है उसका। हालाँकि उसके पति को दिलीप का आना-जाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो समझ जाता है, क्योंकि वो इतनी ये सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा पति को करनी चाहिए जब बीमार है, लेकिन स उसके पास टाइम ही नहीं रहता, तो ये सेवा करता है दिलीप। तो बस यही है, लेकिन जैसे ही जाता है दिलीप, वो एकदम से खुश हो जाती है, खिलखिला के हँस पड़ती है और हँसी-हँसी बातें करती है, सारी बीमारियाँ फिर दूर हो जाती है। तो यही है उसमें, लेकिन उस दूरी से फिर वो दिलीप से कहती है कि तुम मेरी दुनिया से दूर चले जाओ, और फिर हमेशा वो घुटती ही रहती है। तो यही इसकी कैद में, नाटक में अश्क साहब ने ये अंकन किया है। तो इसकी थोड़ी-सी स्टोरी भी पता हो गई, आपको इसके बारे में पात्र भी मिल गए, तो अभी भूलेगा नहीं। ठीक है? फिर भूलेगा नहीं ना बिल्कुल। बात समझ में आ रही ना सभी को? ना समझ में आएगा बताइएगा फिर। तो यहाँ तक हो गया ना? अब कितने नाटक हो गए इनके? 1, 2, 3, 4, 4 हो गए ना? फिर लिखिए 5वां उड़ान, 1943 का है ये। इसमें देखिए क्या हो गया भाई, उड़ान में युद्ध की विभीषिका का वर्णन है। युद्ध की विभीषिका का वर्णन है। और इसमें जो एक पात्र रहती है ना, माया, क्योंकि रंगून से युद्ध छिड़ जाता है, और रंगून से युद्ध होता है तो रंगून के ऊपर बमबारी हो जाती है। जब बमबारी हो जाती है तो माया के जो परिवार है सभी बमबाजी में मारे जाते हैं। तो लिख लीजिएगा, युद्ध की विभीषिका का वर्णन, माया के परिवार वाले बमबाजी में मारे जाते हैं। तो माया मेन नायिका है। माया के परिवार रंगून की बमबाजी में मारे जाते हैं। मारे जाते हैं। तो ये बमबाजी के बाद इधर-उधर टहलती रहती है, जो शिविर रहते हैं, सहायता शिविर, तो वहाँ जाती है, तो वहाँ एक शिकारी रहता है, जिसका नाम रहता है शंकर। शंकर शिकारी, ये शिकारी रहता है। ये पात्र कर लीजिएगा। तो एक शंकर शिकारी, ये रहता है पात्र, और दूसरा रमेश। रमेश, ये पात्र हैं। तो शंकर शिकारी, तो जो दोनों हैं, रमेश और शंकर, ये माया से प्रेम करते हैं।
लेकिन इस बमबाजी के दौरान जो माया का प्रेमी रहता है, मदन, क्योंकि इस बमबाजी में ये मदन माया का प्रेमी है, तो ये खो जाता है बमबाजी में। लेकिन बमबाजी के बाद जब यथास्थिति होती है तो ये शिविर में पहुंचती है। शिविर ये शंकर नाम का शिकारी रहता है और रमेश, दोनों इसके पीछे पड़ जाते हैं। दोनों इससे जबरदस्ती मोहब्बत करते हैं, जबरदस्ती अपना वो गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं माया को। माया इन दोनों के चंगुल से बच नहीं पाती, लेकिन इसको एहसास हो गया था कि ये दोनों मुझे छोड़ेंगे नहीं अब ये, क्योंकि दोनों ये प्रेम करते हैं, दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। फिर अंतिम में ये भाग जाती है जंगल की तरफ भी, छोड़ के दोनों को। ये भी जंगल के पीछे पीछे पहुंच जाता है। उसको जंगल में इसका जो है दुर्घटना हो जाता है, लकड़ी उकड़ी से लग जाता है तो वो लंगड़ाने लगती है। तो फिर वहीं पर इसका प्रेमी जो पुराना रहता है मदन मिलता है। तो मदन इसका सेवा सत्कार करता है, ये भी पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों बोलते हैं कि आपकी हमने इतनी रक्षा की, दुश्मनों से रक्षा की। ये दोनों शिकारी, क्योंकि इसको बंदूक चलाना भी ये सिखाता है, शंकर ही सिखाता है। तो रक्षा की और आप छोड़ के भाग रही हो, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये कहा कि ये एहसान का बदला क्या मोहब्बत हो सकता है? ये बोलती है माया, क्योंकि मैं तो दिलीप से प्यार करती हूँ। और फिर दिलीप भी कहता है कि आपने कैसा एहसान, अगर आपने एहसान के बदले मोहब्बत मांगा है तो ये कैसा एहसान है भैया। तो फिर अपना ये दिलीप मदन के साथ चली जाती है। तो ये उड़ान की बात है ये। तो 5 हो गए। फिर लिखिए छठवां, 5 हो गए। अलग अलग रास्ते। ये नाटक की चर्चा हो रही भैया। अलग अलग रास्ते, ये 1954 का है। तो अलग अलग रास्ते में ये नाटक जो है अलग अलग रास्ते, ये दहेज प्रथा पर आधारित है। तो लिख लीजिएगा, ये नाटक दहेज प्रथा पर आधारित। क्योंकि इसमें जो है, जो रानी रहती है, इसकी शादी त्रिलोक के साथ होता है। तो रानी और त्रिलोक, पहले 2 पात्र लिख लीजिए। रानी मेन नायिका रहती है, इसी पे अत्याचार होता है। रानी, इसका पति त्रिलोक रहता है और इसका जो पिता रहता है भसुर यानी ताराचंद, जेठ रहता है ना तारा चंद। तो ये 3 मेन पात्र हैं। रानी मेन पात्र है। तो रानी की जब शादी होती है त्रिलोक से, तो ताराचंद कहता है ना कि दहेज में जो मोटरसाइकिल देने का वादा किया था आपके पिता ने दिया नहीं। तो ये अत्याचार करते हैं, पत्नी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि जाओ वो मोटरसाइकिल लेके आओ। मोटरसाइकिल के बाद फिर अम्बेसडर की मांग होती है, मोटरसाइकिल पूरा किया जाता है, फिर अम्बेसडर कार की मांग होती है। तो यही उसमें आचा पाचा दिया गया है। तो ये दहेज प्रथा पर आधारित है। तो 5-6 हो गए ना। फिर लिखिए अंजो दीदी। अंजो दीदी भैया, ये तो कई बार पूछा है। अंजो दीदी 1955 का है ना। अंजो दीदी कौन सा नंबर का नाटक हो गया? 6-7वां। इसका नायिका कौन है? अंजलि रहती है ना, एकदम मशीन बन जाती है और चाहती है कि जैसे मैं मशीन हूँ, यानी समय के हिसाब से हर काम, क्योंकि अपने नाना की वो पली बड़ी होती है। तो वही देखती है, नाना के ही पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करती है। नाना भी समय के बड़े पाबंद रहते हैं और ये भी समयनिष्ठता का वर्णन है। तो ये भी अपने पति जो इनका वकील रहता है, इनका भाई रहता है, बनना कुछ और चाहता है, बनाने को कुछ और प्रेरित करती है। नौकरों भी जुल्म ढाती है, यानी इतने बड़े मुझे नाश्ता चाहिए, इतने बजे बेड से उठना चाहिए, इतने बजे हमें यहाँ जाना चाहिए, इतने बजे हमें ये काम करना चाहिए। एकदम मशीनीकरण का वर्णन किया गया है, यानी समय निष्ठता का वर्णन है। यानी वो चाहती है कि जैसे मैं मशीन की तरह काम कर रही हूँ, समय के हिसाब से, एक-एक सेकंड के हिसाब से काम कर रही हूँ, वैसे हमारा भाई भी करे, हमारा पति भी करे, हमारे नौकर भी करे। क्या ऐसा संभव है? आप आप करिए काम।
अब किसी को आप फ़ोर्स कर सकते हो कि भैया इतने बजे आप पढ़िए, इतने बजे आप उठिए, नहीं ना? तो यानी सब इससे परेशान रहते हैं, अंत में इसको समझ में आ जाता है बात। तो ये भी अपना सुधार कर लेती है, यानी सभी इससे परेशान रहते हैं। इसका भाई भी परेशान, पति भी परेशान, नौकर नौकर भी परेशान, 2-3 नौकर भी रहते हैं ना। तो अंजू दीदी में पात्र कौन है? इसकी विधा में ऐसा पूछता है, अंजू दीदी। तो अंजू दीदी ये क्या है? नाटक है। और इसमें जो अंजलि है ना, श्रीपत एक पात्र है, श्रीपत, अंजलि तो कई बार पूछा गया है। तो समय निष्ठा का वर्णन, समय निष्ठा का वर्णन, वर्णन। पात्र अंजलि, श्रीपत, एक अंजलि हो गई, श्रीपत हो गए, और वकील का क्या नाम रहता है इनके? इंद्र नारायण, इंद्र नारायण। तो ये बात हो गई अंजू दीदी की। अब अगला नाटक की बात करते हैं, पैंतरे, 1955 का, ये 57 का है। इसमें पैंतरे में फिल्मी दुनिया का वर्णन है, क्योंकि ये फिल्म काम करने भी गए थे ना। फिल्मी दुनिया का वर्णन, इसमें एक स्टंट बाज रहता है ना, रशीद, और रशीद की बीवी, दो का वर्णन है। रशीद ये पात्र हो गया। तो लिख लीजिए भैया यहां तक। पैंतरे 1957 लिख लीजिए। अभी और लिखते हैं 2-3 नाटक इनके। तो नाटक भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके एकांकी हैं। हिटलर दीदी, हाँ हिटलर दीदी, और ऐसे बहुत सारे हिटलर हमें दिख भी रहे हैं सामने। बहुत सारे हिटलर आप सभी भी होंगे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि दीदी हमेशा हिटलर ही होती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा हिटलर थी। चलिए, तो 8 हो गए ना। वहां लिखिए बड़े खिलाड़ी। 1957। तो इसमें एक है नायिका सुजला, बस सुजला लिखिए। सुजला के संघर्ष का वर्णन, सुजला के संघर्ष का वर्णन। तो 9 हो गए, 10वां लिखिए भंवर, भंवर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 1961। इसमें प्रेम की समस्या का वर्णन, समस्या का वर्णन। तो प्रेम, क्योंकि भवन में वो फंस जाती है, एक रहती है ना पात्र, प्रतिभा। तो प्रतिभा जो है, जब ग्रेजुएशन कर रही होती है तो एक प्रोफेसर साहब रहते हैं हिस्ट्री के, प्रोफेसर नीलाभ, नीलाभ से प्रेम करती है, लेकिन नीलाभ जो है शादीशुदा रहते हैं। फिर भी उनके प्रेम में वो पीछे पड़ी रहती है, पागल रहती है, इजहार भी करती है। और प्रोफेसर नीलाभ भी मना भी करते हैं, फिर बाद में वो आर्थिक इसका शारीरिक शोषण भी करते हैं। लेकिन फिर थक हार के वो भी अपने पुराने प्रेमी के पास आ जाती है। तो ये प्रतिभा जो है, प्रोफेसर नीलाभ, ये प्रोफेसर नीलाभ से प्रेम करती है।
और लास्ट में ये इनकार भी कर देता है नीलाभ, मतलब जो शोषण करने के बाद कि ये सब सही नहीं है। तो इसको बड़ा दुःख होता है। फिर ना चाहते हुए घरवाले इसकी शादी सुरेश से कर देते हैं। तो एक और पात्र लिख लीजिए, सुरेश से इसकी शादी हो जाती है। सुरेश से शादी हो जाती है। तो यही भंवर यानी भंवर में फँसने का इसमें वर्णन है इस नाटक में। तो 10 हो गए, एक नाटक और लिख लेते हैं इनका। लौटता हुआ दिन। उन्नीस सौ बहत्तर। इसमें मध्यम वर्गीय पारिवारिक समस्या का वर्णन है। मध्यम वर्गीय पारिवारिक समस्या का वर्णन है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, सभी नोट कर लें क्योंकि अभी आपकी क्लास चलेगी ना। टाइम 9:30 बज गया ना, आधे घंटे बाद आपकी प्रश्नोत्तरी की भी क्लास चलनी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब इसके बाद इनके नाटक भी हो गए, इनकी छोटी-छोटी विधाएँ भी हो गई, अस का जीवन परिचय भी हो गया, इनके काव्य संग्रह भी हो गए। अब इनका बचा क्या? कहानी संग्रह, इम्पोर्टेंट है। फिर नाटक के बाद एकांकी भी इम्पोर्टेंट है और उपन्यास। अब 3 इनके जो है विधा बची है। तो इनके उपन्यासों की हम गहन व्याख्या करेंगे। इनके कहानी संग्रह में कम से कम इन्होंने 150-200 कहानियाँ लिखी। लेकिन कम से कम हम 150 कहानी इनकी लिखेंगे, वो भी संग्रहों के साथ। फिर इनके एकांकी, एकांकी को हम इनके विषय वस्तु और पात्र के हिसाब से भी समझेंगे क्योंकि एकांकी कार थे, ये प्रमुख एकांकीकारों में गिने जाते हैं और प्रमुख यथार्थवादी एकांकीकार ये माने जाते हैं। तो इनकी हम बहुत ही विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो अगली क्लास फिर होगी आपकी, यानी एक क्लास में अभी समाप्त मेरा नहीं हुआ। अभी 3 तो इनके मेन तो अब बचे ही हुए हैं, यानी इनके एकांकी से प्रश्न बनते हैं, इनके उपन्यासों से प्रश्न पिछली बार भी बना है और इनके कहानी संग्रहों से भी प्रश्न बनते हैं। तो पहली क्लास आपकी हो गई, दूसरी क्लास इन 3 विधाओं की चर्चा होगी इनकी। ठीक है, आधे घंटे बाद अभी आपकी प्रश्नोत्तरी की क्लास चलेगी, तो थोड़ा-सा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, तो थोड़ा-सा आप लोग भी आराम कर लें। ठीक है? हाँ, हाँ, इनको कह तो रहा हूँ, अभी प्रश्नोत्तरी की क्लास लगी हुई है ना, 10 बजे टाइमिंग लगा हुआ है, तो 10 बजे क्लास प्रश्नोत्तरी की भी चलेगी और फिर इसके बाद शाम को फिर हम इनकी दूसरी क्लास भी करवा देते हैं। ठीक है, और कोई समस्या हो तो बताएँ आज? तो आज आपने पूरा देख लिया भूपेंद्रनाथ अश के बारे में? कहीं क्लास मिलेगी नहीं ऐसी, और जो भी मैं क्लास लूँगा ऐसे ही वृत्तांतों के साथ चर्चा करूँगा, क्योंकि विधाओं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अगर से अभी से आपको लिखना आ जाएगा, अब यहाँ से इतनी बातें आपने सुन लिया है, अगर अस के बारे में मेंस में दे दिया जाएगा तो कैसे लिखोगे? तो सभी जगह शॉर्ट करके हम लिखेंगे ना, उतने शब्दों में लिखना है। तो ऐसे ही तो आप लिख पाओगे, जब सुनोगे, उनके बारे में कुछ जानोगे नहीं तो कैसे लिख पाओगे? ठीक है, तो 10 बजे फिर लाइव आते हैं फिर प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी को नमो बुद्धाय, राधे-राधे।